हेलो नमस्कार। कल रात के बिग बॉस 18 के एपिसोड की हम पूरी डिटेल में बात करें उसके पहले हमारे इंदौर के चच्चा राहत इंदौरी जो कि अब नहीं रहे हैं, उनका एक शेर है। उस शेर की कुछ लाइनें कल रात के एपिसोड पर पूरी तरह से फिट बैठ जाती हैं। शेर कुछ ऐसा है कि मौसमों का ख्याल रखा करो, मौसमों का ख्याल रखा करो, लहू में कुछ उबाल रखा करो, लाख दोस्ताना हो सूरज से मगर कुछ जुगनू पाल रखा करो, जुगनू पाल रखा करो। वैसे ही जैसे कि कल रात के एपिसोड में बिग बॉस का मीडिया आया, वो मीडिया जिसे कि जुगनू की तरह बिग बॉस ने बार बार पाल रखा है। जब उनके कंटेस्टेंट कहीं अंधेरे में दिखते हैं या फिर जब बिग बॉस को लगता है कि यार एपिसोड में कुछ कंटेंट नहीं है, ऑडियंस को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, तो फिर से अपने पले हुए जुगनू उर्फ मीडिया को ये लोग बार बार बुला लेते हैं। और बिग बॉस का जो मीडिया है वो कितना जेन्युइन है, कितना मतलब वो फेक है, ये तो आप बार बार देख चुके हैं। वही देखे दिखाए चेहरे जो हर सीजन में दिखते हैं, वही कॉम्बो, वही फ्लाइट जो आप हर सीजन में देखते हैं। इस सीजन में आपने अभी 2-3 दिन पहले देखा और कल रात के एपिसोड में फिर से देखा। तो जहां कल रात के एपिसोड में आपको बिग बॉस का पालतू मीडिया दिखा जो कि बिग बॉस के फेंके हुए बिस्किट उठाता है और बिग बॉस की भाषा बोलना शुरू कर देता है, इसी पालतू मीडिया की तरह बिग बॉस के कुछ पालतू एक्स कंटेस्टेंट भी हैं जो कि उन्हें शो करने के बाद कुछ काम धाम तो मिला है नहीं। तो जब बिग बॉस कुछ बिस्किट फेंकता है तो ये जो बिग बॉस के पालतू एक्स कंटेस्टेंट हैं ये दौड़े चले जाते हैं। जैसे कि बिग बॉस 17 का विक्की जन अंकु अंकु मंगो मंकू कहने को बड़ा बिजनेस टाइकून बना फिरता है, लेकिन कैसे बिग बॉस का जर खरीद एक पालतू पिल्ला बन चुका है। और कल तो विक्की जन ने बिग बॉस के तलवे चाटने की जो मतलब ऐसी नेक्स्ट लेवल की एक मुहिम शुरू करी। ये ऑथेंटिक शो है, सारा एलिमिनेशन वोटिंग से होता है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ऑथेंटिक वोटिंग होती है, आरटीआई से डेटा निकल सकता है। आरटीआई में बिग बॉस कब से शामिल हो गया? अगर बिग बॉस की वो जो वोटिंग है वो आरटीआई के थ्रू रिवील हो सकती है तो भैया हमने तो इतनी बार अप्लाई करा है, हमको तो हर बार वहां से बाबा जी का ठुल्लू मिला है। तो कैसे कल विकी जन ने बिग बॉस के तलवे चाटने और ऑडियंस को बेवकूफ बनाने की तो भर भर के मतलब ओवर एक्टिंग करी है, ये आपने देख लिया। अगर बिग बॉस में वोटिंग होती है और वो इतनी ऑथेंटिक होती है तो अब तक के जितने सीजन गए हैं कभी वोटिंग काउंट रिवील क्यों नहीं किया गया? कभी नहीं बताया गया कि इसको कितने आए हैं, उसको कितने आए हैं। बस सलमान खान आते हैं ऐसे वैसे ये वो, चलो तुम जीत गए, चलो तुम जीत गए। कभी वोटिंग दिखाई नहीं गई। लेकिन कैसे जर खरीद पालतू पिल्ले विकी जैन ने बिग बॉस को क्लीन चिट दे दी कि इतना ऑथेंटिक वोटिंग का एलिमिनेशन होता है कि आरटीआई निकल सकता है। हा हा, वाह वाह वाह। अब ये विकी जैन जो कि कल बड़ी बड़ी डींगे फेंक रहा था कि बिग बॉस के घर में एलिमिनेशन सिर्फ वोटिंग के बेसिस पर होते हैं, खुद इसके सीजन में वो जोकर राइडर को, इनफैक्ट इसी सीजन में दिग्विजय राठी को या उसके पहले आदित्य मिस्त्री को, और भूलिए नहीं मित्रों अभी इसी वीक में शिल्पा शिरोडकर को मंडे एपिसोड में एलिमिनेट कर दिया जाता है। जबकि थ्रू आउट द वीक वोटिंग तो चल ही रही थी, वोटिंग अब भी चल रही है। शिल्पा शिरोडकर ने जो चिट्ठी जो कि उमंग कुमार देने आए थे वो चिट्ठी का फोटो भी शेयर करा है। तो ये चिट्ठी भी कंटेस्टेंट नहीं लिखी थी या ऑडियंस ने लिखी थी? जैसे कि सलमान बोलता है कि हम कुछ नहीं करते, सब कंटेस्टेंट करते हैं, और विकी जैन बोल रहा है कि सब एलिमिनेशन वोटिंग के बेसिस पर होते हैं। तो भाई इस वीक तो वोटिंग लाइन चालू थी लेकिन वोटिंग चल रही है, इसी बीच शिल्पा शिरोडकर का एलिमिनेशन हो जाता है। और शिल्पा का एलिमिनेशन बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि बिग बॉस 16 के अंदर साजिद खान का। इनके कॉन्ट्रैक्ट में रहा होगा कि ये पब्लिक वोटिंग के बेसिस पर नहीं जाएंगे, कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन लेकर के आए थे। जैसे ही वो उसका 15 वीक का वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ था, इसका क्या नाम, इसका साजिद खान का, कैसे वो बगैर किसी एलिमिनेशन बगैर किसी वोटिंग के यूं ही आपका समय पूरा हो चुका है, आप जाइए, उसी तरह से शिल्पा शिरोडकर भी कि अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई होगी, किसी पब्लिक वोटिंग के बूते वो नहीं निकलेगी। शो में वो अपनी मर्जी से आई है, अपनी मर्जी से जाएगी और स्पेशल ट्रीटमेंट लेकर के वो एलिमिनेट होगी। तो कैसे उमंग कुमार आते हैं, कैसे ड्रामा होता है, ये आपने सबने देखा है, ये सब चीजें विकी जैन ने भी देखी होंगी। लेकिन कैसे वो कल भर भर के ऑडियंस को चूतिया समझे बैठा था कि अंकु अंकु मंगो मंगो सारे एलिमिनेशन वोटिंग के बेसिस पर होते हैं, वोटिंग का बेटा वोटिंग का डेटा जो होता है वो इतना ऑथेंटिक होता है मंगो, क्या आरटीआई चूतिया बना रहा साला आरटीआई वाला। अच्छा, ये चूतिया बनाने से मुझे याद आया नंबर 1 चूतिया पेल्विस यादव। अब जिस तरीके से कल ये पेल्विस यादव अपने इस सीजन के चेले चपाटे उर्फ रजत दल्ले के सपोर्ट में आया था और बड़ी बड़ी डींगे फेंक रहा था, आपने देखा होगा पेल्विस का ओवर कॉन्फिडेंस। हालांकि जो मीडिया जो बातें कर रहा था वो भी कतई नॉनसेंस वाली बातें थी। अगर रजत इतना बड़ा गुंडा है, समाज में गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है, तो उसका जो ब्लेम है ना वो मेकर्स पर जाना चाहिए कि मेकर्स ऐसे गर्दुल्लों को उठा करके क्यों लाते हैं। लेकिन बिग बॉस का जो पालतू मीडिया है वो अपने मालिकों के अगेंस्ट तो कभी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पेल्विस के पीछे पड़ गया। और वो पेल्विस जो कि सलमान और अनिल कपूर के सामने तो थर थर कांपता था, लिटरली रोता था। अरे सलमान और अनिल कपूर तो छोड़ो,
पूजा भट्ट के सामने एक बार भी कोई एकदम सख्त वाला स्टैंड इसने कभी नहीं लिया। आप फुकरा इंसान को कितना भी गलत बोल सकते हो, लेकिन बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के अंदर फुकरा इंसान ने एक्चुअली में स्पाइन तो दिखाई थी, दम तो दिखाया था। उसने पूजा भट्ट का जो घमंड और जो अलग ही एटीट्यूड और एरोगेंस था, उसके खिलाफ एक स्टैंड लिया था। लेकिन ये सो कॉल्ड सिस्टम की पीपड़ी बजाने वाला कल जिस तरह से मीडिया के ऊपर भड़क रहा था, लेकिन वहां पर पूजा भट्ट के सामने जी पूजा जी, जी पूजा जी, जी पूजा जी, जी पूजा जी। आपको याद होगा, अगर आपने देखा है तो, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का जो टिकट टू फिनाले चल रहा था, जहां पर फुकरा अकेला सबसे भिड़ रहा था, ये वहां साइड में ऐसे करके खड़ा था, लेकिन बाहर झुंड में आकर के बड़ी डींगे फेंकता। कल भी क्या बोल रहा था, भाई मेरे से बात मत करो, ये मत करो, तुम क्या हो, ऐसी तैसी कर दूंगा, देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इन शॉर्ट कल रात के एपिसोड में जिस तरह से ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना पेलवेश, वो कहीं ना कहीं खुद को जोकर ही साबित कर रहा था। क्योंकि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में इसी तरह की बातें जो कि कल रात को मीडिया ने कही हैं इससे पेलवेश से, कि भाई फैन फॉलोइंग के दम पर कोई भी जीत जाता है, तो ये सही है या गलत है। तो वहां पर ये पेलवेश क्या बोलता, भाई हमने खैरात में थोड़ी ना मंगाया, मीटअप तुम करा लो, तुम में दम हो तो ऐसा फाड़ दूंगा ये मीडिया, ऐसी तैसी फाड़ दूंगा इनकी। लेकिन ये एलवेश जो कि कल रात को मीडिया के सामने भड़क रहा था, हूबहू इसी तरह के सवाल ना अनिल कपूर ने भी इसको स्टेज पर बुला करके कटघरे में खड़ा करके इसके ऊपर वो सवाल फेंके थे कि यार परफॉर्मेंस के ऊपर, जर्नी के ऊपर, मेरिट के ऊपर आदमी को ट्रॉफी जीतनी चाहिए, ना कि फैन फॉलोइंग के दम पर। तो वहां पर तो जी सर, जी सर, जी सर, वहां पर तो कुछ नहीं बोला कि भाई हमारा दोस्त है, हम तो सपोर्ट करेंगे, तुम कौन होते हो। तो कैसे होस्ट के सामने लिटरली पसर जाता है, आंसू बहाता है, रोता है ये पेलविश। लेकिन वही पेलविश मीडिया के सामने कैसे दहाड़ने की एक्टिंग कर रहा था। सीधी बात यह है कि ये पेलविश और इसका जो सिस्टम है, ये सलमान और मेकर्स के सामने तो सरेंडर कर जाते हैं, लिटरली मूत देते हैं। लेकिन मीडिया के सामने ऐसा रौब दिखा रहे थे कि भाई इनसे बड़ा कोई तुर्रम खान हो ना। और यहाँ पर एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जिस तरह से ये पेलविश रजत दल्ले को डिफेंड करने के लिए बोल रहा था कि भाई बाहर जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है, यहाँ कोई अच्छे बनने की एक्टिंग थोड़ी करनी है। तो ओसीडी के पेलवेश यादव, जब तू अपने सीजन में था तो तू वहां जी पूजा जी, जी पूजा जी, जी पूजा जी, वो आपका पीओवी है, वो आपका पीओ, तो तू वहां पर एक्टिंग ही तो कर रहा था ना। तो यहीं पर पता चल जाता है कि पेलवेश यादव की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें। अपने सीजन में खुद वो एक्टिंग कर रहा था और कल रात को मीडिया के सामने बोल रहा था कि ये तो भाई शो है, रियलिटी शो है, ये कोई फिक्शन थोड़ी ना, या कोई एक्टिंग थोड़ी ना करेगा। तो ये खुद के सीजन में क्या करके आया, क्या नहीं करके आया, ये आपने सबने देख लिया। अच्छा, ये जो पेलविश की दोगलापंथी या जो जोकरपंथी थी ना, इसको भर भर के टक्कर मिल रही थी बॉडम महिला की जोकरपंथी। ये बॉडम महिला जो कि बाहर तो बड़ी बड़ी वो बातें देती है कि शो स्क्रिप्टेड है, ये है, वो है, सब फिक्स्ड है, लेकिन उसी फिक्स्ड और उसी स्क्रिप्टेड शो में वो करणवीर मेहरा को डिफेंड करने आ गई। करणवीर मेहरा को डिफेंड करने के लिए बॉडम महिला, बरखा बिष्ट, संदीप सिकंद, तीन तीन लोग करण को डिफेंड करने आए। वहीं ईवी लिशा को डिफेंड करने के लिए उसका भाई आया रुद्राक्ष। नाम क्या जबरदस्त रखे ना, लड़की का नाम ईशा और लड़के का रुद्राक्ष रखा है। हालांकि रुद्राक्ष ने अपनी बहन को डिफेंड करने की काफी अच्छी कोशिश करी, लेकिन कहीं ना वो नोबड़ापंती भी कर रहा था। जिस तरह से वो अपने ही बोले शब्दों में फंस गया, जब करण के ऊपर उसने एक टोंट मारा कि करण को वो फीडबैक देने के लिए संदीप सिकंद आए थे, सो दैट इनकी साइकिल चांद तक पहुंच जाए। अब आप देखिए प्राउड मम्मा के प्राउड बच्चों की प्राउड वाली दोगलापंती। एक तरफ ये रुद्राक्ष कह रहा था कि भाई साहब करण को स्पून फीडिंग करने के लिए संदीप सिकंद कन्फेशन रूम में आते हैं, लेकिन कैसे उसकी खुद की बहन को स्पून फीड करने के लिए प्राउड मम्मा आती हैं, उस चीज को वो सिरे से इग्नोर कर जाता है। और दिख रहा था कि वो काफी नोबड़ा है इसका ईवी लिशा का भाई। जैसी ओवर एक्टिंग अंदर वो करती है, वैसी ही ओवर एक्टिंग वो रुद्राक्ष भी कर रहा था। अपनी ऑब्वियसली अपनी बहन को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा, लेकिन वो जो बोल रहा था उन बातों में कोई दम नहीं था, टोटल नॉनसेंस था। इनफैक्ट देखा जाए तो ये जो पूरा सेगमेंट था, ये किसी नॉनसेंस से कम नहीं था। पालतू मीडिया जो है वो पालतू एक्स कंटेस्टेंट से सवाल कर रही है। ये सारा तामझाम बिग बॉस ने क्यों रखा था? बिग बॉस ने इसीलिए रखा था क्योंकि कंटेंट की इतनी कमी हो चुकी है बिग बॉस 18 के घर में कि भाई एपिसोड बनाने के लिए उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो क्या करें, वापस से पालतू जुगनू और पालतू मीडिया को बुलाया जाए। ये पालतू मीडिया कहीं ना कहीं ये खुन्नस में भी था, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड हुआ था तब अविनाश ने इनको पीआर पैकेज बोल दिया था। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे अच्छी लगी, विजय तिवारी टाइम्स ऑफ इंडिया वाली, उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से बोला कि डे वन से तुम लोगों की बैशिंग नहीं हुई है, तो तुम लोगों को भी मेकर्स वाला पैकेज मिला था क्या? तो अंदर अविनाश के वही बेशरम वाले एक्सप्रेशंस, रिएक्शंस, ये लोग खुद की गलतियां कभी नहीं देखते। ये जो विविन, अविनाश और ईशा का जो ग्रुप है, जिसे डे नंबर 1 से लेकर के लास्ट वीकेंड का वार तक कोई बैशिंग, कोई रियलिटी चेक, कोई फीडबैक कुछ नहीं मिला है, लेकिन मीडिया ने आकर के इन्हें आईना दिखा दिया तो कैसे इनके गुर्दे छिल गए। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कितने दोगले प्रजाति के लोग हैं। और ऐसा ही दोगलापन आपने कल वो विविन के अंदर फिर देखा। ये विविन जो कि डे नंबर 1 से करण के ऊपर टिप्पणी करता रहा है, जब करण को बॉडी शेम किया गया, एज शेम किया गया, उसके डिवोर्स के ऊपर टॉन्ट मारे गए,
तब तो विपिन ने कभी नहीं बोला कि यार यू नो गाइस दिस इज नॉट कूल, दिस इज वेरी पर्सनल। मतलब जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे 12 साल पुराने दोस्त का कैरेक्टर असैसिनेट हो या उसे बुड्ढा बोले, टकला बोले, तब वो पर्सनल नहीं है। लेकिन तुम्हारे ऊपर रोस्ट के रूप में एक लाइन बोल दी कि यार तुझे बच्चा बच्चा पहचानता लेकिन तेरा बच्चा नहीं पहचान पाया, तो यार इट्स पर्सनल। फिर अविनाश भी आ रहा है, नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं बोलना था। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या निकल के आया है, विपिन डिसेना का दोगलापन। अफसोस की बात यह है कि ऐसे दोगले प्राणी को ट्रॉफी देने की पूरी तैयारी कर ली है मेकर्स ने। और जिस तरह से कल वो Hyundai की नई कार का क्या करा था, वो पर्दा वगैरह अनवील करी थी वो कार, तो वहां पर रजत को और विवेन को खड़ा करा मेकर्स ने। तो क्या ये एक हिंट है कि टॉप 2 में रजत और विवेन आने वाले हैं? हालांकि इस हिंट के साथ हमें एक और हिंट देखने को मिली है, जिस तरह से करण के सपोर्ट में अच्छा खासा लाव लश्कर, वो बॉडम महिला, फिर वो संदीप सिकंद चुम को सपोर्ट भी कर रहे थे। विकी जैन हालांकि आया था विवेन के लिए, लेकिन वो करण को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो करण के लिए अच्छे खासे वकीलों की फौज और मीडिया का एक सेक्शन भी प्रो करणवीर मेहरा ही था। तो क्या ये भी एक हिंट नहीं है कि करण शायद टॉप 2 में आ सकता है? वैसे मुझे लग रहा है जिस तरह से पूरे समीकरण बने हैं, जिस तरह से वो कार को अनवील करने के लिए रजत और विवेन को खड़ा किया गया, और जिस तरह से कल करण ने वो बच्चे वाली लाइन बोली, हालांकि यहाँ पर पूरा ब्लेम जाना चाहिए वंकुश अरोड़ा के ऊपर, क्योंकि वो राइटर है, उसने वो लाइन लिखी थी। करण ने तो सिर्फ लाइन बोली थी, बट इस तरह की लाइन लिखवा करके ऐसा तो नहीं एक नैरेटिव बना रहे मेकर्स की, देखा करण कितना बिलो द बेल्ट गया है, ऐसा आदमी विनर नहीं बनना चाहिए। तो एक तरफ मेकर्स कुछ ऐसी चीजें ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि विपिन और रजत टॉप 2 में है, करण शायद नंबर 3 पर रह जाए। वहीं जब करण के लिए वकीलों की फौज और पालतू मीडिया आता है, तो हमें ये भी दिखाया जा रहा है कि शायद करण को विनर बनाने की निंजा टेक्निक हो या फिर टॉप 2 में लाने की निंजा टेक्निक हो। तो एक साथ कैसे दो तीन पॉसिबिलिटीज या दो तीन टाइमलाइन लेकर के चल रहे हैं मेकर्स, कहीं ना कहीं पब्लिक को भर भर के कंफ्यूज करने का पूरा इंतजाम कर रखा है मेकर्स ने। कल रात के एपिसोड में ये चीज तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे तरीके से देखने को मिल गई है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब इतने सारे हथकंडे अपना लिए हैं मेकर्स ने कि हम किसी एक कंक्लूजन पर अभी पहुंच नहीं सकते हैं। हमें वो चक दे इंडिया पिक्चर का जो क्लाइमेक्स है ना, कि विद्या विद्या इसका पाँव तो लेफ्ट को है, स्टिक इसकी राइट को, हाँ सेंटर में मारेगी, मतलब हमें इस तरीके से उलझा करके रखने का पूरा इंतजाम कर लिया मेकर्स ने, सो दैट हम ग्रैंड फिनाले देखें, पूरा ग्रैंड फिनाले देखें, एंड तक देखें, अपने नाखून चबा जाए, ये हो जाए वो हो जाए। जबकि होना क्या है, ये तो भाई ग्रैंड प्रीमियर में ही डिसाइड हो चुका था। एक्सक्लूसिविटी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के कैसे टॉप 2 में खड़ा हो गया था डिसेना। अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि जब ग्रैंड प्रीमियर में आप टॉप 2 में थे, तो ग्रैंड फिनाले में आप टॉप 2 से ऊपर मतलब नंबर 1 पर आओ, ये होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, क्योंकि ये सब आपने खुद ने देखा कि वो डिसेना जो आते से ही ग्रैंड प्रीमियर में टॉप 2 में खड़ा हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो 8 साल से कलर्स पर काम कर रहा है, कलर्स का लाडला है, बगैर कुछ करे बिग बॉस के अंदर आप सीधा टॉप 2 में खड़े होते हो ग्रैंड प्रीमियर में, और ग्रैंड फिनाले में आप शो के हीरो बनो, आप नायक बनो। इस सब के लिए आपकी जर्नी बनाई जाती है, नायक नायक बैकग्राउंड में बोला जाता है, गब्बर हो जाएगा, ये वो, शो के हीरो की तरह लार्जर देन लाइफ फिगर बना दिया गया, नायक 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 बोल करके कैसे इसे ग्रैंड फिनाले में ट्रॉफी देने की पूरी एक पटकथा रच दी है मेकर्स ने। ये आपने उसकी फाइनल जो फिनाले जर्नी है उसमें देख भी लिया था। शो में भले ही कुछ नहीं करा है, लेकिन कैसे नायक नायक नायक। हालांकि इसकी जर्नी वीडियो का मैंने कोई रिव्यू वगैरह नहीं करा, लेकिन एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया था, जहां मैंने लिखा था, देख रहे हैं ना विनोद कैसे इस लपड़ झंडिस को विनर बनाने की तैयारी कर रहे हैं मेकर्स। और कल जिस तरह से ये जो मीडिया का एक सेक्शन आकर के करण के सपोर्ट में बातें कर रहा था, उससे भी कहीं ना कहीं एक माहौल तो बना है। और हाँ, लोहा गर्म था और गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया है करण ने, वो बच्चे वाला एक टॉन्ट मार करके, तो भर भर के सिंपैथी भी ले गया है कल डिसेना। ये डिसेना जो कि एक्चुअली में ट्यूबलाइट है, कंफ्यूज्ड है, कैसे लोगों के ओपिनियन सुन करके अपने खुद के ओपिनियन बदल लेता है। इस पॉइंट को तो विजया तिवारी ने भी हाईलाइट करा था वैसे, कि इसके खुद के कोई ओपिनियन नहीं है, तो कैसे वो अंको का मंको, अंगो अंको मंगो मंको का वो जरूर लॉजिक दे रहा था भाई वो। एनीवेज, तो ये जो मीडिया का सेशन था ये चलता रहता है, उसमें बॉडम महिला का बॉडमपंथी दिखाती है, उसके ना कोई पॉइंट थे, ना कोई ढंग की बातें थी, कुछ का कुछ बोली जा रही थी, उसकी बातों का कोई सिर पर नहीं था। हालांकि बरखा बिष्ट कुछ हद तक थोड़ी सेंसेबल लग रही थी, वहीं संदीप सिकंद भी काफ़ी अच्छे जवाब दे रहे थे। और ये प्राउड मम्मा का जो प्राउड बच्चा है और फिर ये रुद्राक्ष, ये कभी कभी लग रहा था कि अच्छा बोलेगा, लेकिन जब भी मुंह खोलता था ब्लंडर पंती ही करता था, और अंदर वो ईविल ईशा नेक्स्ट लेवल की ओवर एक्टिंग। अच्छा, साथ में वो इसका अविनाश के शो का प्रोड्यूसर, क्या नाम था उसका, राठी करके, वेद राठी करके कुछ था, कि ये गीता भवन का योग सदन नहीं है कि यहाँ पर अच्छे बनने की वो किया जाए। हालांकि वो ये तो कहता है कि अविनाश बाहर ऐसा नहीं है,
अविनाश बाहर बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन शो के अंदर वो कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट है, जिसमें रोमांस है, एक्शन है, ये है, वो है। भाई इतना कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट होने के बावजूद क्या ऐसे बॉलीवुड में वो फिल्में मिलेंगी? जी नहीं। इतना कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट होने के बावजूद आपको अविनाश कहाँ दिखेगा? लाफ्टर शेफ में प्याज, ककड़ी, आलू छीलते हुए, काटते हुए, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट का पैकेज। गजब बेइज्जती है। सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट का जो पैकेज है भाई साहब, वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बजाय लाफ्टर शेफ के किचन में आपको देखने को मिलेगा। हद से हद खतरों का खिलाड़ी या फिर झलक दिखला जा, उसके बाद मेरी ही तरह रिव्यू वगैरह। दोस्तों ये एपिसोड ऐसा गया है दोस्तों, अमूमन जिंदगी में ऐसा होता है, क्या लिखा है, अरे ये क्या लिखा है, A2, अरे राइटिंग समझ नहीं आ रही। खैर अमूमन इस तरह की गलतियां होती हैं दोस्तों। तो जितने एक्स कंटेस्टेंट हैं जो कि अपने अपने सीजन में एंटरटेनमेंट का पैकेज थे, कहाँ हैं भाई साहब वो एंटरटेनमेंट के पैकेज? या तो कोई घर पे हलवा बना रहा है, या मास्टर शेफ के किचन में आकर के रो रहा है, या लाफ्टर शेफ के किचन में दिख रहा है, या फिर कुछ नहीं तो चलो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या खरीदा है, चलो दोस्तों आज मैंने पनीर पसंदा बनाया है, चलो दोस्तों बिग बॉस का वो जो कंटेस्टेंट है दोस्तों, चलो अपने सीजन के विनर को बुला लेता हूँ, अपने एक्स कंटेस्टेंट को बुला लेता हूँ, 2-3 लोग मिल करके रिव्यू करेंगे। तो यही तो मतलब बिग बॉस के कंटेस्टेंट की एक लाइफ की जर्नी हो जाती है ना। मतलब शो खत्म होने के बाद जब तक बिग बॉस चलता है तब तक ये जो सेलिब्रिटी हैं उन्हें 3-4 महीने का जबरदस्त हाइप मिल जाता है। उसके बाद अब आप देख लो ना भाई, कहाँ है शिव ठाकरे? बस वो फराह खान के घर में दिखता है, या फिर इधर उधर दिखता है। मोठा प्रोजेक्ट, मोठे पर्देची, मोठे डायरेक्टरची पिक्चर, कहाँ है पिक्चर? या फिर वो उल्लू है वाली जो सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस थी, क्या नाम था, महान बलिदानी टूरियल, उसे तो वो कौन सी डंकी पिक्चर मिल गई थी। तो कैसे ये पीआर वाले तिल का ताड़ बनाते हैं, ये आपने हर सीजन देखा है। और उसी तरह से अविनाश मिश्रा को एंटरटेनमेंट का पैकेज बोल करके चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, जबकि कोई आश्चर्य की बात नहीं है आपको ये एंटरटेनमेंट का सुपर पैकेज लाफ्टर शेफ के किचन में भजिए तलता हुआ दिख जाए। खैर एंटरटेनमेंट के पैकेज से अब हमें याद आई ये रोस्टिंग वाली टास्क, जिसमें कि फिर से आपको कृष्णा और सुदेश टहरी फिर से देखने को मिल गया। मतलब इस सीजन में ये लोग इतनी बार आ चुके हैं कि मैं तो देख देख करके पक चुका हूँ। इसलिए ये जो सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट वाली जो रोस्टिंग टास्क थी, इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर डाला। सिर्फ मैंने वो विविन के रिएक्शन वगैरह देखे जब उसकी बच्ची के ऊपर इसने करण ने लाइन बोली थी। और ये लाइन तो लिखी है वंकुश ने, तो टेक्निकली विविन को वंकुश का कॉलर पकड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो करण का कॉलर पकड़ रहा है। और साथ में अविनाश भी आ रहा है कि भाई ये पर्सनल था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना था। ये अविनाश, ईशा, एलिस और ये विविन कितनी बार पर्सनल गए हैं करण के ऊपर, लेकिन तब इन्हें सब चलता था। हालांकि कल के एपिसोड के शुरू में आपने देखा कि यही विविन जो है वो करण को अप्रिशिएट भी करता है कि जितनी मेहनत उसने करी है ना, उसे उसके हिसाब से क्रेडिट नहीं मिला है। और वो ईवी लिशा जो कि कल तक करण को कुछ नहीं समझती थी, आई विश कि उन्हें यहाँ से काफी क्रेडिट मिले। डिसिप्लिन तो है करण, मेहनत, इतना दोस्ताना, इतना प्यार मोहब्बत, ये सब कुछ भाई एक्टिंग है। बिकॉज क्या है कि शो खत्म हो रहा है ना, तो जाते जाते थोड़े से दाग धो लिए जाएं, वो निंजा टेक्निक थी। कुछ दाग उसने एपिसोड के शुरू में धोए और कुछ दाग धोने का मौका तो करण ने खुद ने दे दिया, वो बच्चे वाली लाइन बोल करके, जिसके ऊपर विविन खाम इमोशनल हो रहा है। वैसे विविन डिसेना को भी अच्छे तरीके से धोया है कल विजय तिवारी ने और एक दो और कंटेस्टेंट ने, कि वीकेंड के वार के पहले इसके ओपिनियन कुछ और होते हैं, बाद में ओपिनियन बदल जाते हैं। तो विकी भैया के ऐसा है कि सबके अलग अलग ओपिनियन होता है, क्लैरिटी होती है, अंगो अंगो मांगो मांगो, तो आपको दिखता फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो विकी साबित कर रहा है कि क्या नेक्स्ट लेवल का नमूना है। वो आया था वो विविन को सपोर्ट करने, बट वो कहीं ना कहीं करण को भी सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि करण और इस विकी जैन की वाइफ अंकिता, इन्होंने पवित्र रिश्ता किया है ना, जिसमें सुशांत भी था। तो करण से इनकी दोस्ती काफी पुरानी है, बट उस दोस्ती को साइड में रखकर विविन डिसेना को सपोर्ट करने आया था विकी जैन, और बड़ी बड़ी बातें करके वोटिंग होती है, ऑथेंटिक वोटिंग, अंको मंको अंको अंको। तो अगर वोटिंग इतनी ऑथेंटिक होती है तो आज तक हमें वो वोटिंग का काउंट दिखाया क्यों नहीं मेकर्स ने? आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से वो पेलविश बोल बच्चन पंती कर रहा था, लेकिन सलमान के सामने कैसे वो सरेंडर कर गया था। और ये ईवी लिशा जो कि डे वन से सिर्फ चुगली करती आई है, उसे कल मीडिया ने क्या जबरदस्त तरीके से धोया है कि आपकी बहन में इतने भी गट्स नहीं थे कि वो जाकर के माफ़ी मांग ले कि हाँ मैंने करण के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सिर्फ उसने डिवोर्स वाली बात के ऊपर माफ़ी मांगी है, लेकिन ये अविनाश, विविन और रजत, इन्होंने तो कॉन्फ्रंट तक नहीं करा ईवी लिशा को, जिसके बारे में ये मीडिया बोलती भी है कि आप लोगों में इतनी भी रीढ़ की हड्डी नहीं कि उस लड़की ने झूठ बोला, आपने झूठ उस बात पर यकीन कर लिया। और खासतौर पर वो अविनाश जिसके लिए वकील बन करके करण ने एक
केस लड़ा था एक टास्क के दौरान, उस अविनाश ने भी जाकर के करण से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया, वो ईविल ईशा ने कुछ बोला था, मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इस तरह से मतलब तो आपको दिखता है ना कि कैसे ये लोग नफरत में अंधे बने बैठे हैं। और बाहर इनके कुछ वकील, कुछ पिछले शो के जो प्रोड्यूसर हैं, बाहर के कुछ दोस्त यार हैं, उन्हें ला करके बिठा लिया गया। और इन्हीं लोगों में वो बॉडम महिला थी जो कि खतरों के खिलाड़ी में करण के साथ थी। अरे पिछले शो में करण के साथ एक अलग लड़की थी जिससे उसकी शादी की खबरें आने लग गई कि बॉडम महिला और करण शादी करने वाले हैं। अब वही बॉडम महिला बोल रही है कि देखो करण और चुम जो हैं वो मैच्योर हैं, जोड़ी अच्छी है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या पता आपको कल को करणवीर मेरा झलक दिखला जाए, मैं देखे तो वहाँ कोई उसकी डांस कोरियोग्राफर पार्टनर बन जाए, तो चलो चलो चुम्मा चुम्मी ये वो। तो करण ना कहीं देखो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा है, लेकिन ये छमियापंती जब वो करता है मुझे तो पसंद नहीं आता। कल भी उसने एपिसोड के शुरू में वो आई लव यू चलो गाल पे चुम्मी उम्मी ये वो, और वो चुम बोलती है ना कि हम तुम्हारा प्री वर्कआउट नहीं पिएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे तुम्हारा हार्ट तो मेरे पास है। अरे यार ये टेम्पो छाप लाइन्स कतई क्रिंज लगती है। सो इन शॉर्ट ये जो करण और इसकी चुम की जो क्रिंज हरकतों से या ये नॉनसेंस वाली हरकतों से एपिसोड शुरू होता है, और फिर बाद में वो मीडिया का नॉनसेंस वाला ड्रामा, उसके बाद वो फालतू नॉनसेंस पथेटिक रोस्टिंग टास्क, उसके बाद वो कार के दर्शन, ये सब कुछ रहा है कल रात के एपिसोड में। अब ये जो कुछ भी घटनाक्रम घटा है उसके ऊपर आपके क्या है ओपिनियन, आपके क्या है रिएक्शंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पेलविश के दोगलापंती, ये विक्की जैन का ऑथेंटिक वोटिंग, और वो बॉडम महिला की जोकरपंती फालतू बकवास, वो पता चल रहा है कि वो उसे मैं क्यों बॉडम बोलता हूँ, ना कोई पॉइंट है ना कोई लॉजिक है, यूं ही एवे करती रहती है। इनके साथ वो बीसी आंटी भी आकर के बैठी हुई थी। तो ये जो टोटल टाइम पास है, जो नॉनसेंस वाली एक्टिविटी थी, इसके ऊपर जो भी है आपकी टिप्पणी कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।